वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 से लेके 28 अगस्त तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि उन्हें करंट अफेयर्स याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, तो आप जैसे कि डेली सेशन पढ़ाया जाता है ना, उस टाइम आप एक बार ही देख लो, फिर उसके बाद डेली शॉर्ट्स भी अपलोड किए जाते हैं, तो एक बार आप उसको देखते हो, और फिर जब वीकली भी आप एक बार देखते हो, तो ये करंट अफेयर्स आप कभी भूलोगे नहीं। आप सभी को पता है कि आजकल के सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखने का ये सिंपल तरीका है, आप फॉलो करिए, आप देखिए, ज़रूर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? ये कोलकाता में किया जा रहा है। दोस्तों, ये 2023 तक बन के पूरी हो जाएगी, और इस तरह यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदिवासी बाहुल मयूरभंज जिले में 1508 करोड़ रुपए की प्रमुख 2 सिंचाई परियोजनाओं का हाल ही में लोकार्पण किया है? तो इसे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया है। मयूरभंज एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण किस केंद्र से किया? इसे श्रीहरिकोटा केंद्र से किया गया है। अभी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, और साथ ही यह गगनयान मिशन में अगर बाई चांस कभी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जो भी काम करने वाले लोग रहेंगे, वर्कर्स होंगे, उनको ये बचाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो किरण पोलार्ड का नाम सभी ने सुना है। वेस्ट इंडीज़ के ये पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर स्टार रह चुके हैं। इन्होंने 600 T20 मैच खेले हैं, और इस तरह ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं 600 मैचेस खेलने वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में शशि थरूर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि इनको दिया गया है इनके लेखन और इनके भाषणों को सम्मानित करते हुए। फ्रांस के सरकार ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ है। 3 साल की अवधि के लिए ये समझौता हुआ है, जिसमें आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है वो हेल्प करेगा इसका। चलिए अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 नामक पहल को शुरू किया है? इस पहल को शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने ही इसको शुरू किया है। चलिए अगर हम यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म देखें, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेश के एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ही इस अवार्ड को जीता है, और इस तरह से यह पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा निपन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। अगर हम बात करें निपन के फुल फॉर्म का, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अबाउट में यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, और इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का ऐसा लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अपनी जो ये लक्ष्य है उसने 31 जुलाई 2022 को ही पूरा कर लिया है, और 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी? तो जो ये उदार शक्ति हो रही है ना, वो मलेशिया के साथ हो रही है। यहाँ पे इसका पहला संस्करण है, और उसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना भाग ले रहे हैं और अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास को कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और वो भी कोस्टल एरियाज़ को सेफ रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के द्वारा ही पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैक्सीन के लिए मंजूरी दी गई है। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस नाम की स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है? तो दोस्तों, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन के द्वारा इसको सलामी दी गई है और ये पहला टाइम था जब किसी स्वदेशी गन के माध्यम से तिरंगे को सलामी दी गई हो, तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु के किस स्थान पर एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है? अगस्त्य मलाई वाले क्षेत्र में, मतलब जो अगस्त्य मलाई है वहाँ पे इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। साथ ही अगर हम देखें तो यह जो एरिया है वो 1197 किलोमीटर में फैला हुआ है और साथ ही अगर देखें तो पिछले 3 वर्षों में 3 हाथी अभयारण्य कर्नाटक में दांदेली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमेरु को अधिसूचित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को डैश में आयोजित की जाएगी। तो ये जो बैठक है ना गाइस, वो बैंकॉक में आयोजित की जा रही है। एस जयशंकर जी इसमें भाग लेंगे और इस बैठक में भारत और थाईलैंड अपने जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। यह एक LED लैंप है जिसका नाम रोशनी है और साथ ही इसमें इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया गया है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग किया गया है और नाम क्या रखा गया है? रोशनी, जैसा कि मैंने बताया। चलिए अगला प्रश्न है, डैश द्वारा DG यात्रा ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसे अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे इंटरनेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसका बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। चलिए इसके माध्यम से क्या किया जाएगा ना कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो टर्मिनल नंबर 3 है वहाँ पे जल्दी ही चेक इन करने में मदद मिलेगी, तो इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो यात्री सुरक्षा अभियान जो शुरू किया गया है वो रेलवे सुरक्षा बल ने अभी हाल ही में शुरू किया है और यात्रियों को अधिक सुरक्षा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। CCTV सक्रिय अपराधियों का जांच किया जाएगा, ट्रेन में एस्कॉर्ट किया जाएगा, ब्लैक स्पॉट को पहचाना जाएगा, तो इन सभी माध्यमों से यात्रियों को यहाँ सुरक्षा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन है? तो यहाँ पे अगर हम सबसे भरोसेमंद संस्थान की बात करें तो तीनों है, रक्षा बल, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय। अगर हम बात करें चौथे नंबर पे कौन सा देश है, तो दोस्तों चौथे नंबर पर है सर्वोच्च न्यायालय, देश नहीं संस्थान सॉरी, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये चौथे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, 75 फ्लैट आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद किस भारतीय नौसेना ने एक कीर्तिमान बनाया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो INS सतपुरा है ना, यही सैन डिएगो पहुंचा है और इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना डैश की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? नमस्ते इसका नाम है। इसे द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ज्वाइंटली रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगा। तो कौन से राज्य का सरकार ये करेगा? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इसे किया जा रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने एथलीटों को इस तरह से
2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि बास्केटबॉल को राज्य के खेल के रूप में भी अपनाया गया है इनके द्वारा। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ये मून से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में विकसित हुआ पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया? मतलब किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद में, IIT हैदराबाद के द्वारा, और एक और कंपनी है कोई, उसने मिलकर इस 3D प्रिंटेड आँख को बनाया है और इसे आँखों जो खरगोश है ना उसके आँखों में इम्प्लांटेड किया गया है। नेक्स्ट है, विलियम रूटे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो विलियम रूटे अभी हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इन्हें कितने वोट मिले थे? 50.49% वोट मिले और पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को इनके द्वारा हराया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को डर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका को यहाँ की मैरीटाइम सिस्टम को और भी मजबूत करने के लिए यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व PM की आत्मकथा नवंबर 2022 में जारी की जाएगी? तो जो इज़राइल के पूर्व PM है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हीं के ऊपर यह किताब लिखी गई है और इसका शीर्षक क्या है? बीवी माई स्टोरी। तो इसे लॉन्च किया जाएगा नवंबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका अनावरण जयपुर में किया गया है। जयपुर नहीं, यहाँ पे जोधपुर होगा। जोधपुर में इसका अनावरण किया गया है। तो इनकी 350वीं जयंती थी और इसी शुभ अवसर पे इसका किया गया अनावरण। डैश की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी कृत्स्नाम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए सरकार ने 3.29 करोड़, यहाँ पे 3.29 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। तो ये कानपुर की एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी है, कृत्स्नाम जिसका नाम है, और गवर्नमेंट के द्वारा इसे सहायता मिला है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न को। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का आदेश दिया है? तो दोस्तों इसमें कुल 3 सदस्य शामिल होंगे और वे सदस्य कौन कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जाज और बोम्बालिया देवी लैसराम। तो ये सभी इसके सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है? इसे शुरू किया गया है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आप ये भी याद रखेंगे कि ड्रोन को सबसे पहली बार तेलंगाना के द्वारा यूज किया गया था मेडिसिन को ड्रॉप करने के लिए। अगला प्रश्न है, तेजस के लिए डैश में HAL का पहला स्वदेशी विपणन केंद्र खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो इसको हाल ही में मलेशिया में खोला जा रहा है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, वहीं पर इसको खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस मनाया जाएगा? तो ये जो है ना वो इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर में 17वां मनाया जाएगा, जबकि इसका जो 16वां संस्करण था ना कोविड-19 की वजह से इसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे और एक ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखेंगे कि ये वर्चुअली हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं आंसर ही सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों जो लक्ष्य सेन है, किदाम्बी श्रीकांत है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है, इन तीनों लोगों को मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है और ये तीनों बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि PV सिंधु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके अलावा इन तीनों के अलावा यहाँ पे चिराग शेट्टी भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर बन गया है? कार्यात्मक साक्षर का यहाँ पे मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्यात्मक साक्षर का मतलब होता है कि कोई नॉर्मली हिंदी पढ़ ले, अपना नाम लिख ले, गिनती गिन ले, तो इन सभी जो लोग कर पाते हैं ना उनको ही
कार्यात्मक साक्षर कहा जाता है। तो अभी अभी 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था तो 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं हैं, और जिसमें ज़्यादातर वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि ये लोग पूर्ण साक्षर बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश और महाप्रीत ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस समझौते ज्ञापन पे इरेडा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और साथ ही अगर हम महाप्रीत का देखें तो महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। दोनों ने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों की सुगमता से आवाजाही के लिए भारत और किस देश ने समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जो ये हस्ताक्षर किया गया है वो ईरान के साथ किया गया है भारत का। चलिए, केंद्रीय पत्तन पोत मंत्री जो है ना, उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने ही इस समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। और साथ ही ईरान के साइड से कौन था? इन्हीं के समकक्ष, यानी कि जैसे भारत से केंद्रीय पत्तन पोत मंत्री जी थे तो वैसे ही ईरान से भी केंद्रीय पत्तन पोत मंत्री होंगे, या फिर वहाँ पे हो सकता है उनको कुछ और कहा जाता है हो, तो इसलिए यहाँ पे समकक्ष लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? झारखंड के द्वारा इसे अपनाया जा रहा है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। एक मिनट, बीज वितरण प्रणाली के लिए ब्लॉकचेन का प्रयोग करेगा झारखंड। और इसे क्यों लाया जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो हो ना बीज का वितरण किया जाए और सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया गया? तो मंकी पॉक्स के लिए बनाया गया था ये वैक्सीन। दोस्तों मैंने ना जिस दिन मंकी पॉक्स वाला ये क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें एक गड़बड़ किया था कि मैंने बोल दिया था कि बहरीन है 21 दिन का क्वारंटाइन लागू करने वाला, लेकिन बहरीन नहीं है जबकि बेल्जियम है। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने इसको पहले भी बता दिया था, आज भी बता देती हूँ कि मंकी पॉक्स के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन लागू करने वाला पहला देश बेल्जियम है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटेन, एक मिनट पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे बनाया किसके द्वारा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स इसके द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के डैश और भारत सरकार ने 7 कलाकृतियों को वापस लेने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ब्रिटेन के ग्लासगो म्यूजियम के साथ ये समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। 18 महीने से बातचीत चल रही थी, उसके बाद ग्लासगो संग्रहालय भारत को उसकी मूर्तियों को लौटाने के लिए सहमत हो गया है। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया? ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा? तो दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डा। पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाए और बदल के किसके नाम पे रखा जाए? भगत सिंह के नाम पे रखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश यात्रा के दौरान पांडुरंग खान खोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया? तो दोस्तों अभी जो ये अनावरण किया गया है ना, उसको किया गया है मैक्सिको में। हम सभी को पता है कि जो कनाडा के हैलिफैक्स में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो ओम बिरला जी कर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने मैक्सिको की यात्रा की और वहाँ पे पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। पांडुरंग खान खोजे कौन है? डेली करंट अफेयर्स जो नहीं देखते हैं उनको बता रही हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था, आपने देखा होता तो पता होता। तो मैं बता देती हूँ अभी भी कि यहाँ पे ना जो खान खोजे जी है ना, वो गदर पार्टी से संबंधित थे, गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और मैक्सिको से इनका काफ़ी गहरा संबंध रहा था, इसलिए यहाँ पे इसकी
इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? तो जो ये आयोजित की गई है उसे मनीला में किया गया है और ये चौथे क्रम का है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस का पर प्रख्यात वैज्ञानिकों के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को यहाँ पे नियुक्त कर लिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस प्रख्यात विशेषज्ञों की जो एक पैनल है उसमें इनकी नियुक्ति की है। नेक्स्ट प्रश्न है, DCGI वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, 3 मंथ के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2 नहीं होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन से 2 होते हैं, ये यहाँ पे 3 मंथ होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो NTPC लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश मुफ्त में पीरियड्स प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड ने ही इसको स्टार्ट किया है। चलिए 2017 से लाखों रुपए पहले ही खर्च कर चुका है इस पे, लेकिन अब यह नियम हिला दिया गया है कि फ्री में ही दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में दही हांडी खेल को खेल का दर्जा दिया गया? तो महाराष्ट्र में दही हांडी खेल को एक साहसिक खेल का दर्जा दिया गया। एकनाथ शिंदे जी ने इस विधानसभा में यह घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों पराग्वे में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस दौरान जो जयशंकर जी हैं वो कहाँ पे गए थे? कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया, यहाँ पे 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिका देश के स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, तो इस तरह से उन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों ऑप्शंस काफ़ी रेलेवेंट है। देखिए, ब्रिटेन ने दिवाली के अवसर पे गांधी जी के लिए एक स्मारक सिक्का जारी किया। मॉरिशस ने क्या किया? मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखने का निर्णय लिया। मेडागास्कर ने क्या किया? महात्मा गांधी ट्रायंगल पार्क की उद्घाटन की, मतलब कि हमारे जो राजनयिक हैं मॉरिशस में, उन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी ट्रायंगल पार्क की उद्घाटन की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के थीम पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? फहमीदा अजीम को चुना गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है और ये अमेरिका के इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन के रक्षा मंत्रियों के शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये उज्बेकिस्तान करेगा। इस बार एससीओ का जो बैठक हो रहा है ना, वो उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है, तो यहाँ पे चाहे वो रक्षा मंत्री की बैठक हो, संस्कृति मंत्री की बैठक हो, पर्यावरण मंत्री की बैठक हो, तो सबकी मेज़बानी तो ऑलरेडी ताशकंद में ही होगी, उज्बेकिस्तान में ही होगी, तो याद रखिएगा। एससीओ के हेड कौन है, प्रमुख कौन है? अभी झांगमिंग है इसके, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजा है? इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। जब गन्ना पूरी तरह से उसमें से जूस निकल जाता है, तो जो बाद में बचता है ना, तो उससे चीनी निकालने का विकल्प खोजा है। जाइलिलोटिल तैयार किया है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 11वीं बीज कांग्रेस 2022 को कहाँ आयोजित किया गया है? ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है,
डैश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह दिया जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को ये सम्मान दिया जाएगा। और ये सम्मान क्यों दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा इसको दिया जाता है। और जो भी अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ता है या स्वतंत्रता की खोज करता है तो उन सब क्षेत्रों में इस अवार्ड को दिया जाता है। जैसा कि काफ़ी सूट करता है इनके ऊपर, ये इन्होंने काफ़ी बहादुरी से जो भी जंग लड़ी वो लड़ी है। चलिए, तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमें बताएंगे कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्या चाहिए। आप अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ करके ज़रूर बताएं, हम उसे अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट्स ज़रूर देखिए और डेली वीडियोस तो ज़रूर ही देखिए, क्योंकि डेली वीडियोस में जो मिलेगा ना आपको वो ना तो वीकली वाले में मिलने वाला है ना ही शॉर्ट्स वाले में मिलने वाला है। क्योंकि डेली वाले में जो भी पॉइंट उठाया जाता है ना उससे कुछ ना कुछ तो आपको पता चलना ही है, तो रिवीज़न बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स को ज़रूर प्रेफर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले दिन नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।